अपने पाकिस्तान के बॉर्डर और उनका जो ईरान का बॉर्डर होता है उधर फायरिंग हो गई थी हमारे ऊपर। मेरे साथ का जो दोस्त था उसका हाथ टूट गया था। मार के बोलते हैं कि पैसे मंगवाओ, जिनके पास नहीं होते उनके घुटने घुटने तोड़ देते हैं सारे। लोहे की राडों से मारते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। यूनान में किश्ती डूब गई और अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में तकरीबन 300 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब कर जाम बहक हो गए। ये बड़ी तादाद में शहरियों की अमवात थी, उन लोगों की अमवात थी जो कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूनान या यूरोप जाना चाहते थे, लेकिन समंदर की लहरों के आगे अंदर और उसके बाद डूब कर जाम बहक हो गए। लेकिन ये वारदातें या इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की तादाद में होते हैं, हफ्तों में, महीनों में होते हैं। और चूँकि तादाद कम होती है और इस किस्म की तादाद होती है कि वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन इस तरह की वाक़यात हो रहे हैं। कई ऐसे हैं जो अपनी मंज़िल तक पहुँच पाते हैं, कई ऐसे हैं जो समंदर के बीच से ही वापस आ जाते हैं, और कई ऐसे हैं कि वो तुर्की भी नहीं पहुँच पाते, यानी कि उनको पहले किसी न किसी माफिया से घत्ते लग जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। बुनियादी तौर पर ये मसाइल हो क्यों रहे हैं? किस तरह के लोग हैं जो इनको झांसा दे के ले जाते हैं? किस तरह के लोग हैं जो इनको अच्छा मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन नाकामी की सूरत में इनको वापस लौटना पड़ता है? वजह क्या है? ऐसे ही शख्स सरवर मेरे साथ मौजूद है जो कि कुछ अर्सा पहले अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और लोगों से उधार पकड़ के यूनान जाना चाहते थे, लेकिन नाकाम होकर वापस आए। किस तरह वापस और लौटे, सरवर ही सही जानते हैं। आपका सरवर भी बहुत शुक्रिया, चूँकि एक दर्दनाक, एक खौफनाक अमल है कि 700 में से 300 के करीब पाकिस्तानी थे जो कि यूनान में डूब कर जाम बहक हुए। जी, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी डूबे हैं। मैं भी होके आया हूँ, लेकिन ऐसा ख़तरनाक रास्ता है ना, तो एजेंट के साथ हम बात करके तो जाते हैं कि बोलते हैं कि गाड़ियों में जाएंगे लेके और इसमें लेके जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये सब गलत है। ये पैदल पहाड़ों के ऊपर चलाते हैं हमें। इतने पहाड़ होते हैं कि बंदा पाँव थक जाते हैं, और नहीं चलो तो पीछे से मारते हैं। वो हाथों में डंडे होते हैं। अच्छा, जो ले जाने वाले होते हैं, यानी जो बॉर्डर क्रॉस कराना है। हाँ, उनको डंकर बोलते हैं। अच्छा, उनके हाथ में डंडा भी होता है और उनके हाथ में असले भी होते हैं। ठीक है, सही है। वो जो बेचारा चल नहीं सकता उसको पीछे से मारते भी हैं। अच्छा, और लेके जाते हैं कि भाई चलो, जल्दी से चलो। यानी कि जो पहाड़ों पे सफ़र नहीं कर सकता, जो सर्दी में सफ़र नहीं कर सकता, या इतना लंबी फासले तक किसी ने सफ़र नहीं किया, तो उसके लिए एक डंडा बरदार शख्स साथ होता है जो कि उनको रेवड़ की तरह जैसे जानवरों को लेके जा रहे होते हैं ना, जो स्लो हो जाता है तो पीछे हो जाता है, तो उसको मार के आगे बढ़ा देते हैं। वो पाकिस्तानी होते हैं, गैर मुल्की होते हैं? अपने पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, अफगानी भी होते हैं। वो तो आगे जाके ग्रुप मिलता है ना। अच्छा, वो तो अपना ये अपने बराबर का पड़ोसी मुल्क जो है ईरान के अंदर सब मिक्स हो जाते हैं। इनकी गेमें होती हैं पैदल चल के किस तरीके से हम पहुंचते हैं। अपने पाकिस्तान के बॉर्डर और उनका जो ईरान का बॉर्डर होता है उधर फायरिंग हो गई थी हमारे ऊपर। अच्छा, फायरिंग हुई तो उसके अंदर अल्लाह ने बचाया। तो हमारे 4 साथी थे, वो निकल गए थे, हम रह गए थे। मेरे साथ का जो दोस्त था उसका हाथ टूट गया था। अच्छा, हाथ टूटा तो भाई फिर हम लोग क्या करते, वो ऊपर से मुसलसल फायरिंग हो रही थी। तो मैंने उसको आवाज़ लगाई, अंधेरे में नज़र आया मेरे को जी। मैंने भाई क्या हुआ? वो बोल रहा यार मेरा हाथ टूट गया, रो रहा था। अच्छा, ग्रुप से आप अलग हो गए, गिर गए अंधेरे में। कौन पड़ा हुआ है, कौन बच गया, किसी को नहीं पता। अंधेरे में थोड़ा सा महसूस हुआ कि एक बंदा गिरा। हाँ, वो हिला ना, जब मैंने अकेला मैंने महसूस किया अपने आप को। जब वहाँ से आठ आई तो मैंने देखा कि भाई बंदा लेटा हुआ है। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? उसने बोला मैं भुट्टो हूँ। अच्छा, मैं पहचान लिया, ये हमारे साथ का ही लड़का है। तो भाई फिर हम किस तरीके से, जैसे उन लोगों ने बम की जैसे रोशनी करने के लिए छोड़ते हैं ना, ऐसे रोशन करने के लिए छोड़ा तो हमें रास्ता नजर आया, जैसे कोई रास्ते बने होते हैं। जी, पैदल चलने की राहदारी बनी हुई थी। राहदारी बनी हुई थी। अच्छा, राहदारी देख ली हम लोगों ने, फिर उसी के ऊपर चलते हुए आगे निकल गए हम लोग। निकले ये ईरान में कितने दिन पैदल आप चलते रहे? उसके बाद फिर तुर्की में दाखिल हुए, किस तरह हुआ? शायद भाई हमें तकरीबन 2 दिन तो हमें ईरान के बॉर्डर पे लगे। अच्छा, कराची से ईरान के बॉर्डर तक पहुँचे 2 दिन में, और उसके बाद हमें 4-5 दिन लग गए ईरान के तेहरान शहर में जाने के लिए। ठीक है। तो हमारे पाँव इतने सूज गए थे ना कि जूते नहीं निकल रहे थे पाँव से। पाँव मुसलसल चलने की वजह से सूज गए थे। अंदर ईरान में जब सफर कर रहे थे, कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पर भी, मुसलसल आपको पैदल चलाया जा रहा था? सारे ज़्यादा पैदल का रास्ता था और गाड़ियों का कम था। अच्छा, यहाँ से बोल के जाते हैं कि भाई गाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ से पैदल चलाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा ही चलाते हैं।
ठीक, ईरान से फिर तुर्की में कैसे दाखिल हुए, फिर तुर्की से आगे यूनान कैसे पहुंचे? तुर्की में माको पहाड़ी आती है, वहाँ से अपना इनका शहर है माको पहाड़ी है। अच्छा। वो पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। इतनी पाँव तक तो बर्फ होती है, घुटनों से ऊपर तक आती है। अच्छा। तो इसका कोई हमारे पास इंतजाम नहीं होता है, सिर्फ जूते होते हैं, वो पहन के गए। सर्दी से बचाव के कोई कपड़े नहीं है? कोई कपड़े नहीं थे, आम से कपड़े थे, अपनी लेके गए थे, लेकिन वो हमारे बैग उधर गिर गए थे जहाँ ईरान में फायरिंग हुई थी। अच्छा। वहाँ गिर गए थे, हम ऐसे ही थे, जैकेट वैकेट कुछ भी नहीं थी। सर्दी में भी गर्मी में भी यानी हर लिहाज मुश्किल। तो फिर तुर्की में क्या हुआ? तुर्की के अंदर हमें जंटों ने अपने रूमों के अंदर बंद रखा है। बंद रखने के बाद भाई बोलते हैं कि पैसे दो, हमें मजीद पैसे मांगे। हाँ, यानी कि यहाँ से जो डिमांड थी कि आपको इतने पैसे दें और आपको यूनान जो है पहुँचा दिया जाएगा। तुर्की में अलग जाके अलग से डिमांड की मजीद पैसे। वो जंट के साथ जो ताल्लुकात होते हैं ना कि पेमेंट हुई है या नहीं, वो जंट से फोन करते हैं कि भाई इन बंदों की पेमेंट हो गई है तो हम आगे जाने दें। अच्छा। तो फिर जब जिन की पेमेंट हो जाती है ना, तो फिर उनको आगे बढ़ाते हैं वो लोग। ठीक है। तो ये क्या पूरी चेन होती है, यानी कि जी यहाँ से आपको पाकिस्तान का बॉर्डर कौन क्रॉस कराएगा, ईरान में कौन सफर कराएगा, ईरान से आगे तुर्की में कौन दाखिल कराएगा, सारी ये पूरी चेन होती है। यानी एक बंदा, ये ग्रुप नहीं था, अलग अलग लोग थे, अलग अलग लोग होते हैं। ये हर किसी को भेजा जाता है, समझोगे, कॉन्टेक्ट दिया जाता है। यानी कि एक हदूद तक एक ग्रुप होगा जिसको जो पेमेंट कर लेगा और उसके बाद फिर आगे मंगल कराएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह के अलग अलग ऐसे पेमेंट होती रहती है। और ऐसे जैसे कि स्मगलिंग होती है ना इंसानों की, ऐसे स्मगलिंग होती रहती है। जिसके पैसे नहीं होंगे फिर वो जहाँ उनको रखा होता है ना, तो वो लोग बहुत मारते हैं उनको। अच्छा। मार के बोलते हैं कि पैसे मंगवाओ। जिनके पास नहीं होते उनके घुटने तोड़ देते हैं सारे। अच्छा। लोहे की राडों से मारते हैं कि घर से मजीद पैसे मंगवाओ, आगे भेजेंगे, वरना जी उसके जो पैसे हैं वो लेके आओ, नहीं तो आगे छोड़ेंगे, नहीं तो इधर ही मरोगे तुम लोग। तो मजबूरन लोग पैसे मंगवा लेते हैं। जी, वो मंगवाते हैं और वो तुर्किश होते हैं। अच्छा। अच्छा, तुर्की के भी लोग इस सारे सीन में शामिल होते हैं? जी, वो बहुत से करप्शन में शामिल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, फिर जब आप पैसे मंगवा लेते हैं वहाँ पर, जब आप तुर्की में मौजूद थे, मजीद पैसे मंगवाए और आप लोगों को कश्ती में बिठा दिए कि जी ग्रीस लेके जा रहे हैं, वहाँ समंदर में क्या हुआ था फिर? सर, वो समंदर के अंदर उन लोगों ने ट्यूब के अंदर पहले हमसे हवा भरवाई। अच्छा। ट्यूब वाली कश्ती थी। उसके अंदर तकरीबन 154 बंदा था। सही है। एक छोटी सी कश्ती में 154 छोटी सी कश्ती थी। वो जहाँ ज्यादा बंदे हो जाते थे तो वो उधर को झुक जाते थे। अच्छा। जब उधर को लोग होते थे वो झुक जाते, चलने का तो रास्ता ही नहीं था ना। अच्छा। तो एक अनजान बंदे को, जैसे हम गए थे ना, हमारे साथ वो लड़के भी थे, तो उनके हाथ में दे दिया, भाई ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। मतलब कोई ड्राइव करने वाला नहीं था, अगर गिर गया, डूब गया, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। यानी कि एक आम आदमी जो यहाँ से वो खुद भी सफर कर रहा है, जो कि अपने मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, अब सफर 150-150 बंदे का हाथ, जिंदगी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसके हाथ में होता है। और वो क्या करते हैं कि उसको बता देते हैं एक्सीलेटर ऐसे देना है, घुमानी ऐसे है, तो वो लेके जा रहा होता है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सीधी चले। अच्छा। जब पानी की लहर आती है तो पानी की लहर उसका मुंह ही चेंज कर देती है। अच्छा। मुंह चेंज होती है, फिर वो बेचारा घुमाता है किसी तरीके से। जी। हमारे बीच रास्ते में तो पेट्रोल की वो जो कैन होती है, वो सिस्टम क्या होता है, जनरेटर के हिसाब से जो इंजन होता है वो पलट जाती है। अच्छा। पलटने के बाद वो सारे गीले हो गए थे, अल्लाह ना करे उधर माची जल जाती तो सब मर जाते हैं। अच्छा। पेट्रोल खत्म हो गया था, गाड़ी रुक गई, वो कश्ती रुक गई थी हमारी। और इसी तरह समंदर की लहरों के रहमो करम पे थे। और हम लोगों ने शोर किया, कुछ लोग थे कि कह रहे थे शोर करो तो आएंगे। शोर किया तो उसके शिप आई। फिर दूर से देखती हुई शिप, दूर से हम देख रहे थे कि शिप की लहर आ रही है, तो वो हमारे पास आई। अच्छा। क्या फिर वो कौन लोग थे जो फिर आपके पास आए थे? वो यूनान की कोई एयरफोर्स थी उनकी। अच्छा, कोस्ट गार्ड होगी उनकी। उन्होंने फिर आप सबको पकड़ लिया और जल्दी से वो सीढ़ी जो होती है लकड़ी वाली वो छोड़ी है, तो अंदर उतरे हैं वो लोग। उन लोगों ने फिर इंजन निकाला, इंजन उतार के अपने पास ले गए छत के ऊपर। ठीक है। कश्ती के अंदर ही। जी। तो फिर हमें बोला कि रेस्क्यू, हाँ, उन लोगों ने बोला कि एक एक करके ऊपर आ जाओ। ठीक है। तो कुछ ऐसे भी थे जो डंडे मारते हैं, जो आगे पीछे जो नहीं जल्दी चढ़ पाता है, जी, उसको मारते भी हैं, बहुत जुल्म करते हैं। अच्छा, यानी कि अगर कोई महफूज बंदा, कोई ऐसा उस कश्ती को चलाने वाला होता है जिस पे आप लोग सफर कर रहे थे, तो वो आगे ले जाता,
लेकिन आप लोगों को जो कश्ती दी थी वो ट्यूब वाली थी, जिसके अंदर हवा जी। भरी हुई थी, उसका ना पेट्रोल का निज़ाम था, ना कुछ चलाने वाला सही था, ना ही हिफाजत करने वाला था। इसलिए कश्ती का जहाँ पेट्रोल खत्म हुआ वो रुक गई। रुक उसके गए। बाद फिर आप लोगों को आके यानी कि लहरों के ऊपर तैर रहे थे जी। और कोस्ट गार्ड जो यूनान के थे, ग्रीस के, उन्होंने आके आप लोगों को अपनी कश्ती में डाला। जी, शायद भाई हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग आ गए, नहीं तो हम भी दुनिया में ही ना होते। अच्छा, उसके जैसे बाद उन्होंने फिर आप लोगों को कैद रखा। उन लोगों ने हमें कैद रखा। कैद करने के बाद उन लोगों ने हमें कैद किया, तकरीबन 21-22 दिन कैद किया था। पहले फिर उससे पहले ना इन लोगों ने हमें कैंप के अंदर रखा कि भाई तुम्हें स्टे मिल जाएगा अगर नहीं हुआ तो। अच्छा, इंडियन को और श्रीलंकन को दे दिया था, पाकिस्तानी और अच्छा, बांग्लादेश। उस ग्रुप में इंडियन भी थे और जी। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आपके श्रीलंका से भी जाते हैं, इंडिया से हाँ, भी जाते वो हैं, कुछ लोग थे गैर इंडिया कानूनी के। तौर पर जाते हैं। हाँ, इंडिया के कुछ लोग थे, श्रीलंकन भी कुछ लोग थे, पाकिस्तानी और अफगानी ज्यादा थे। और बांग्लादेश के जो लोग हैं ठीक है। वो बहुत भरपूर तरीके से थे। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, उन लोगों को जो दूसरे मुल्क के थे उनको स्टे दे देते हैं, पाकिस्तानी को उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को नहीं तुर्की दिया। जाओ। पाकिस्तानियों को वापसी उन लोगों ने गाड़ियों के अंदर भरा है और तुर्की के अंदर फेंक दिया उन लोगों ने अच्छा, बाय रोड। तो उसके बाद फिर फिर उन लोगों ने, तुर्की वालों ने हमें जेल में रखा। अच्छा, जेल में तकरीबन 6-7 महीने रखा। तो क्या वहाँ रहा? जेल में खाना मिलता था? क्या होता था? खाना ऐसे ही मिलता था, जो दे देते थे वो खाना पड़ता था। बचना भी तो था ना, जिंदा भी तो रहना था। ठीक है। अगर रूखी सूखी जो वो उनका हिकमिक होती है डबल रोटी की तरह, वो एक दे देते थे और कभी उबले हुए चीज़ें दे देते थे, वो खानी पड़ती थी, क्या करें। तो उसके बाद तुर्की की गवर्नमेंट ने आप लोगों को डिपोर्ट किया और यहाँ से FIA के हवाले हुए, जेल से होते हुए फिर बड़ी मुश्किल से जी। पाकिस्तान वापस आके छूटे। अच्छा, एक जो बुनियादी सवाल है जो कि हमें इब्तिदा में लोगों को बताना चाहिए था, ये जो एजेंट माफिया है ये खुद लोगों को बुलाता है या एक आम आदमी जो ज़रूरतमंद है उसको मुल्क से बाहर जाना है वो खुद इनको तलाश करता है? तो आपने कितने पैसे लगाए थे? जो देखें, इनके जो लोग होते हैं ना वो हर जगह मौजूद होते हैं। अच्छा भाई, हर जगह मौजूद होते हैं और वो ढूंढ के बंदों को निकाल लेते कौन जाना चाहते हैं। तो बंदों का रास्ता होता है उनके साथ। अच्छा। ऐसे हमारा भी रास्ता हुआ, किसी के जरिए हुआ था, तो वो पाकिस्तानी था अपना। तो उसने जो श्योरिटी दी थी, आप लोगों को गारंटी दी थी कि यूनान पहुंचा दूंगा, मैं इतनी पेमेंट लूंगा जी, लेकिन और यहाँ से आपको ईरान के बॉर्डर के बाद तो लावारिस छोड़ दिया, आप कह रहे हैं? बिल्कुल लावारिस की तरह गए। उसके बाद जब वापस आए तो आप लोगों ने मुतालबा नहीं किया भाई जो इतनी पेमेंट ली थी वो पेमेंट भी दो, या हमें तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से वापस आए, तो ये कोई मुतालबा नहीं किया? कोई उससे रब्ता किया वापस आके? मुतालबा किया था, लेकिन वो जो जंट था ना वो तो तुर्की भाग गया था। अच्छा, आप लोगों के वापस आने के बाद वो आपसे पहले ही भाग गया था? हाँ, हमसे पहले ही भाग गया। कोई राब्ता नहीं, कोई राब्ता नहीं है। तो ये बड़ा जुल्म है। तो आप पैसे कितने लगे थे और किस तरह पैसे आपने जमा किए थे, क्योंकि आप तो एक मामूली सी मजदूरी करते हैं यहाँ पे? देखें, एक साल तो हमारा तुर्की तक लगा था। अच्छा, उस टाइम पे। ठीक है। तो 2 लाख रुपया हमारा यूनान से आगे लगा था। ठीक है। वो हम लोगों ने पे कर दिया था। ठीक है। अपने थे नहीं, किसी से कर्जे लेके गए थे। पाकिस्तान के हालात तुम्हें पता कैसे हैं। ठीक है। काम वाम था नहीं, बच्चों की खातिर जाना पड़ा। सही। तो नाकामी हुई, वापस आए और उसी तरह नाकाम हो गए और इधर आके कर्जा उतारा है, उतरा भी नहीं है, अभी भी हैं लोगों के पैसे। ठीक है। तो बहरहाल ये एक दर्दनाक स्टोरी है जो आपने सुनी। अगर इसमें से मजीद आप लोगों के कुछ सवाल हों तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनको सामने लाने का मकसद ये था कि जो मुल्क में चल रहा है, एक तो वो है कि लोग अच्छे मुस्तकबिल के लिए बाहर जाते हैं, दूसरा ये है कि यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो वो कहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से हम निकल जाएंगे तो कम से कम पीछे यहाँ बच जाने वाले जो उनके अहले खाना है, कम से कम उनको बेहतर खाना फराहम कर सकेंगे, उनको बेहतर रिहाइश दे सकेंगे, अपनी ज़िंदगी चाहे कैसी ही वहाँ गुजारें। क्योंकि जिस तरह मुश्किल हालात में इन्होंने बताया, ये तो मुख्तसर बताया, कभी तफसील से बताते हैं तो वाकई सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं कि किस तरह इन्होंने मुश्किल टाइम में वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद फिर भी पहुंचने के बावजूद भी नाकामी हुई और जेल काटने के बाद, यहाँ पाकिस्तान में भी जेल काटने के बाद अदालतों से रिलीज़ होकर ये वापस आए। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए बंदा जा रहा है और उसके बाद फिर उसको इस किस्म की नाकामी हो तो उसके दिल पर, उसके ख़ानदान में क्या गुजरती होगी। अब उन लोगों के लिए ज़रूर हम दुआ गो हैं कि जिनके डूब चुके हैं, जहाँ भाग हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र दे और जो जहाँ भाग हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मज़ीद भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सरवर भी आपका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।